और दिल्ली उपराष्ट्रपति पद का चुनाव का स्केड्यूल जारी। 7 अगस्त को जारी होगा चुनाव का नोटिफिकेशन। 7 अगस्त से 21 अगस्त तक कर सकेंगे नामांकन। 21 अगस्त तक नामांकन की आखिरी तारीख। 25 अगस्त तक लिए जा सकेंगे नाम वापस। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का होगा चुनाव। 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक होगा मतदान। 9 सितंबर को ही घोषित होंगे चुनाव के नतीजे। 21 अगस्त तक नामांकन की प्रतिक्रिया यहाँ पर जो डेट्स हैं वो यहाँ पर जारी कर दी गई है, क्योंकि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने जा रहा है और नए उपराष्ट्रपति के चयन के लिए अब 9 सितंबर को चुनाव होंगे। 10 बजे से 5 बजे तक ये चुनाव होंगे। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव का स्केड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। अब आपको समझाते हैं 6 वो स्टेप्स जिनमें चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। सबसे पहला, निर्वाचक मंडल का गठन करना उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचक मंडल करता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है उसमें चुनाव की अधिसूचना जारी निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी की जाती है। आयोग द्वारा अधिसूचना में नामांकन, मतदान और परिणाम की तारीखें होती हैं। नामांकन प्रक्रिया उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावक और 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर के साथ नामांकन पत्र दाखिल करना होता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। ओम प्रकाश, क्योंकि अब यहाँ पर स्केड्यूल जारी कर दिया गया है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ऐसे में जो डेट्स निर्धारित की गई है, क्या लगता है कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति और कौन कौन नामांकन दाखिल करेगा? ओम प्रकाश। और उपराष्ट्रपति चुनाव जी से मुगाहट बढ़ गई है। एनडीए चाहता है कि सर्वसम्मति से जो है ये चुनाव हो जाए, लेकिन खबरें आती है महागठबंधन कह लीजिए इंडिया का ब्लॉक जो है वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगा और ये सर्वसम्मति से बीजेपी को या एनडीए के जो घटक दल है उनको अपना उपराष्ट्रपति नहीं चुनने देगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की जो तारीखें तय हुई हैं उसमें 9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन जो है ये नतीजे आ जाएंगे। आपको मैं एक और बता दूं कि जो अधिसूचना होगी वो चुनाव आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है और इसके बाद अधिसूचना एक फॉर्मल अधिसूचना जारी होगी, जिसके बाद नामांकन भरे जा सकेंगे, नामांकन पत्रों की जांच होगी और फिर 9 सितंबर को जो है वो चुनाव होगा। जो खबरें आ रही हैं बीजेपी ने प्रधानमंत्री के जो निर्देश है उसके हिसाब से जो कई नामों को लेकर मंथन चल रहा है बीजेपी में, जिसमें बीजेपी जो है पहले जो नाम आ रहा था कि हो सकता है जेडीयू से जो हरिवंश जी हैं उपसभापति उनको आगे करके उपराष्ट्रपति चुनाव में, लेकिन बीजेपी से जो अंदर से खाने से जो खबरें आ रही हैं उसमें यह है कि बीजेपी अपने ही उम्मीदवार के साथ उपराष्ट्रपति चुनाव में जाएगी और उसके लिए घटक दलों से बातचीत शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री की ओर से जो इशारा किया गया है उसको लेकर जो है अलग अलग पार्टी के नेताओं से बातचीत हो रही है। जो खबरें आ रही हैं उसमें ओम माथुर का नाम चल रहा है, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम चल रहा है, उसके अलावा जो गहलोत है उनका नाम चल रहा है। कई सारे ऐसे नेता हैं जिनको लेकर जो है बीजेपी मंथन कर रही है। वहीं इंडिया ब्लॉक जो है अभी तक किसी का नाम नहीं रखा है, लेकिन जो है वो अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा करेगी। इंडिया ब्लॉक की कोशिश है कि वो अपना एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करे। जी ओम प्रकाश, चलिए तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं अब उपराष्ट्रपति देश को जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि चुनावों का इस पद के लिए चुनावों का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। 542 सीटों में से एनडीए के पास 293 और इंडिया गठबंधन के पास 234 सदस्य। राज्यसभा में 240 सदस्यों की प्रभावी नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। 9 सितंबर को चुनाव होंगे। 21 अगस्त तक नामांकन होगा। 25 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं और जो भी क्राइटेरिया यहाँ पर फिक्स किया गया उसके बेसिस पे ये चुनाव करवाए जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को लेकर यहाँ पर जब उनका इस्तीफा आया था तभी विपक्ष और पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। कारण यहाँ पर पूछे गए थे और बिहार चुनावों से भी इसको जोड़कर देखा गया था। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल अभी उठता है कि कौन देश का अगला उपराष्ट्रपति होगा। ऐसे में स्केड्यूल इस पद के लिए जारी कर दिया गया है और ये देखने वाली बात होगी अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। कई नामों को लेकर मंथन अभी भी तेज है और उपराष्ट्रपति को लेकर अब चुनावों का स्केड्यूल जारी कर दिया गया है। 21 अगस्त तक नामांकन कर पाएंगे, 25 अगस्त तक नामांकन का नाम वापस ले पाएंगे और 9 सितंबर को चुनाव होंगे। और मसूरी जाने के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी।
बिना अनुमति पर्यटकों को नहीं मिलेगी एंट्री। बट ट्रैफिक से निपटना मकसद, ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। प्रवेश से पहले चेक पोस्ट पर होगा सत्यापन, नियम तोड़ने पर लग सकता है जुर्माना। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर अब मसूरी जाने के लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, क्योंकि प्रवेश से पहले ही चेक पोस्ट पर चेकिंग होगी। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए, ट्रैफिक जाम को देखते हुए, क्योंकि भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, ऐसे में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई अप्रिय घटना ना हो और जो पर्यटक घूमने आ रहे हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो, ऐसे में ये बड़ा फैसला अब मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए लिया गया है, जहां पर अब मसूरी जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना अनुमति पर्यटकों को एंट्री नहीं मिलेगी। बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक से निपटने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन पोर्टल पर आपको मसूरी जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है, और कोई भी अगर नियम तोड़ता यहाँ पर दिखा तो उस पर भारी जुर्माना लग सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर अब मसूरी जाना यहाँ पर पर्यटकों के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर ही अनिवार्य हो पाएगा। इसके बिना आप मसूरी में नहीं जा सकते, मसूरी घूमने नहीं जा सकते। जो पर्यटक जा रहे हैं उनके लिए ये बड़ी जानकारी। प्रवेश से पहले चेक पोस्ट पर सत्यापन होगा। हालांकि अगर कोई भी यहाँ पर कानूनों का उल्लंघन करता नजर आया, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भारी जुर्माना उसको भरना पड़ सकता है। ऐसे में अब सभी रजिस्ट्रेशन कर ही मसूरी के लिए अपने जो भी पर्यटक घूमने जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पहले रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद अपने घर से निकले, क्योंकि अब ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए और पर्यटकों को कोई असुविधा ना हो, उससे पर्यटकों को ही बचाने के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है और अब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उसके अगर नियमों का उल्लंघन किया गया और रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया तो भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और यहाँ पर कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी उस व्यक्ति के खिलाफ हो सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नियम तोड़ने पर अब भारी जुर्माना लगेगा। प्रवेश से पहले चेक पोस्ट पर सत्यापन किया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक से निपटने के लिए ये बड़ा कदम, बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें अब मसूरी जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना बेहद अनिवार्य है। भारी संख्या में पर्यटक अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ मसूरी घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और जो पर्यटक आ रहे हैं उन्हीं को कोई असुविधा ना हो, उसके लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के आप मसूरी नहीं घूम पाएंगे, ऑल रोड नहीं जा पाएंगे। ऐसे में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। हालांकि अगर आप उल्लंघन करते पाए तो भारी जुर्माना आपको इस दौरान देना पड़ सकता है और कड़ी कानूनी कार्रवाई भी आपके खिलाफ हो सकती है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्योंकि चेक पोस्ट पर सत्यापन करवाना अनिवार्य हो चुका है। रजिस्ट्रेशन के बिना अनुमति आपको नहीं मिलेगी वहां जाने की। पर्यटकों को कोई एंट्री नहीं मिलेगी अगर कोई बिना रजिस्ट्रेशन के आया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए और ट्रैफिक से निपटने के लिए ये बड़ा फैसला, बड़ा कदम उठाया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। प्रवेश से पहले चेक पोस्ट पर सत्यापन होगा और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। कड़ी कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मसूरी में लगातार पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब मसूरी आप बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं जा पाएंगे। ऐसे में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। सत्यापन, यहाँ पर चेक पोस्ट पर आपका सत्यापन होगा, उसके बाद ही आप वहाँ से आगे जा पाएंगे। भारी भीड़ और लोगों की बढ़ती संख्या को देख के ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले को देखते हुए पर्यटकों में भी कहीं ना कहीं खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि भारी ट्रैफिक पूरे रोड पे, पूरे रास्ते में देखने को मिलता है, जिससे अब पर्यटकों को ही राहत मिलेगी। भारी पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लिया गया, जहां पर अब प्रशासन और यहाँ पर ये बड़ा निर्णय लेते हुए सरकार ने मसूरी जाने वाले पर्यटकों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है और अब बिना रजिस्ट्रेशन के आप ट्रिप नहीं कर पाएंगे, मसूरी नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि
रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है। चेक पोस्ट पर इसका सत्यापन होगा और अगर कोई भी पर्यटक इसका उल्लंघन करता नजर आया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के बिना आप मसूरी अब नहीं घूम पाएंगे। जो भी मसूरी जाने वाले पर्यटक हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ऑनलाइन पोर्टल पर, वेबसाइट पर आपको सभी प्रतिक्रियाएं समझा दी जाएंगी किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। तो वहीं भारत पर 25% टैरिफ अब एक सप्ताह के लिए टला। अमेरिका ने जारी की 69 देशों की टैरिफ लिस्ट। भारत पर अमेरिकी 25% टैरिफ टला। अब 7 अगस्त से होगा लागू अमेरिका का टैरिफ। ट्रंप ने आज से टैरिफ लागू करने का किया था ऐलान। भारत के दबाव में अमेरिका का फैसला बदला। ट्रेड डील भारत और अमेरिका के बीच क्यों फंसी है, ये आपको इसके कारण बताते हैं। डेयरी उत्पादों का मुद्दा ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने डेयरी बाजार को खोले और उसके डेयरी उत्पादों को बिना किसी बाधा के आयात करने की अनुमति दे। भारत ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि अमेरिकी डेयरी उत्पादों को बनाने के लिए जानवरों को जो खाना खिलाया जाता है उसमें मांसाहारी चीजें होती हैं जो भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के खिलाफ है। जो दूसरा इनकी ट्रेड डील में बाधा का कारण बन रहा है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का मुद्दा। यानी भारत में जिन फसलों को लेकर चिंताएं हैं और सरकार ने अभी तक जीएम फसलों के आयात को मंजूरी नहीं दी है। अमेरिका चाहता है कि भारत जीएम फसलों के आयात को मंजूरी दे, लेकिन भारत सरकार इस मुद्दे पर सावधानी बरत रही है क्योंकि इससे किसानों और पर्यावरण पर बुरा असर पड़ सकता है। तीसरा जो कारण है वो कृषि उत्पादों पर टैरिफ लगाए जाने का है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को कम करे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। भारत का कहना है कि अगर वो अमेरिका कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को कम करता है तो इससे भारतीय किसानों को नुकसान होगा, जो भारत बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि अमेरिकी किसानों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। कुछ कारण हैं जिनके चलते भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील नहीं हो पा रही है। हालांकि ट्रंप ने अपने फैसले को वापस लेते हुए एक और बड़ा निर्णय लिया है। ट्रेड डील को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब 7 दिन का समय भारत को दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमित सिंह जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। क्योंकि अमित, बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एक बार आपने घोषणा की टैरिफ लगाने की, फिर आपने उसको रोक दिया, फिर एक बार दोबारा 1 अगस्त से यानी आज से 25% टैरिफ भारत पर लागू होना था, लेकिन फिर उसको आज 7 दिन का समय दे दिया गया। तो किस तरह से इस 7 दिन को देखा जाए? जो ट्रेड डील है क्या वो आगे चलेगी या फिर जो अमेरिका की तरफ से निर्णय लिया गया है 25% टैरिफ लगाने का वो लगाया जाएगा? देखिए प्रियंका, मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की सियासत करते हैं, पहले तो वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक श्रूड बिजनेसमैन है और ये दबाव बनाने की राजनीति है। जिन मसलों पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप बयान देते रहे, चाहे वो सीज फायर का मसला रहा हो, चाहे टैरिफ इंपोज करने का मसला रहा हो, चाहे चाइना पर दबाव बनाने की कोशिश रही हो, चाहे ये कहना रहा हो कि भारत ब्रिक्स का हिस्सा है, वो रशिया से कारोबार करता है, वो चाइना से कारोबार करता है, इस वजह से उसके ऊपर टैरिफ लगाने की जरूरत है। लेकिन समझिए, अगर अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज करता है तो वहां की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा, वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर वो हमारे पे ज्यादा टैरिफ लगाएंगे तो वो रेसिप्रोकल टैरिफ उसी के मुकाबले, उसी क्वांटिटी में इंडिया भी अमेरिका पर लगाएगा, तो वहां की इकोनॉमी को भी दिक्कत है। लेकिन देखिए, 2 मसले बहुत इंपॉर्टेंट है प्रियंका, जिसकी वजह से अमेरिका लगातार दबाव बनाना। पहला ये कि उनके जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उसे वो भारतीय मार्केट में इंफ्यूज करना चाहता है और वो चाहता है कि इस पर हम जो 30% टैरिफ लगा रहे हैं उसे घटाकर 5 से 10% के बीच किया जाए। पहला मसला ये है। दूसरा बहुत बड़ा मसला ये है, जो जीएम फूड प्रोडक्ट हैं या फसलें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, उनको वो चाहता है कि भारतीय किसान और हमारा जो एग्री सेक्टर है उसको खरीदे। इसे भी लेकर भारत सरकार ने ना कहा है, क्योंकि अगर जीएम फसलें हमारे देश में आती हैं तो हमारे जो फसल है, हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो प्रभावित होगा, फसलें खराब हो जाएंगी, जो सीड्स हैं उनकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। और अमेरिका में एक चलन ये है कि वहां के जो पशु हैं, जो गाय और भैंसें हैं वहां की, वो ब्लड रिप्ड चारा खाती हैं और मांस उन्हें खिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो दूध का जो प्रोडक्शन है ज्यादा करती हैं। ऐसे में उनके यहाँ से जो डेयरी प्रोडक्ट आएंगे वो मांसाहार की श्रेणी में आते हैं, ना कि शाकाहारी के, और इस वजह से भी भारत लगातार इसका विरोध कर रहा है। हालांकि अमेरिका को पता है कि मनमाना तरीके से टैरिफ लगाने से उनकी इकोनॉमी को नुकसान होगा, और इस बात से भी वो खफा है क्योंकि हम रशिया से बहुत बड़े पैमाने पर आर्म्स एम्यूनिशन खरीदते हैं। अमेरिका चाहता है कि हम शेल गैस का जो इस्तेमाल हम करते हैं वो अमेरिका से खरीदें, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट हम वहां से खरीदें, क्रूड ऑयल वो चाहता है
अमेरिका के भारत ज्यादा मात्रा में खरीदे। ऐसे में ये डोनाल्ड ट्रंप की एक खींच है प्रियंका, जिसे वो इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी के सामने दिखाना और बताना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि भारत कैसे इसको रेसिप्रोकेट करता है, भारत कैसे इसका रिप्लाई करता है। हालांकि पीयूष गोयल जो कि वाणिज्य मंत्री हैं, कल उन्होंने संसद में बात कही थी कि हम अपने हितों को ध्यान में रखकर ही इस ट्रेड डील पर आगे बढ़ेंगे। हालांकि 6 महीने से इस ट्रेड डील को फाइनल एक अमली जामा पहनाने के लिए दोनों सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसमें खास कामयाबी नहीं मिली है। प्रियंका जी बिल्कुल अमित, भारत ने साफ कर दिया कि कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भारत रेडी नहीं है, लेकिन इस पर डिस्कशन किया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत और अमेरिका के बीच लगातार टैरिफ का मुद्दा पिछले काफ़ी समय से गरमाया हुआ है। ऐसे में 25% टैरिफ पिछले दिनों बीते दिनों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाया गया, लेकिन आज से वो टैरिफ लागू होना था, उसको 7 दिन के लिए टाल दिया गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी भारत का अगला कदम क्या होगा। हालांकि पीयूष गोयल साफ तौर पर कह चुके हैं कि भारत अपने हितों के लिए प्रतिबद्ध है और अमेरिका की किसी भी इस तरह की रणनीति पर झुकेगा नहीं। दिल्ली एनसीआर में 55 जगहों पर मॉक ड्रिल खत्म। बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। मॉक ड्रिल में एनडीए में सशस्त्र बलों के जवान हुए शामिल। गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा में भी हुई मॉक ड्रिल। हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल में मॉक ड्रिल। हरियाणा के नूंह और रेवाड़ी में भी हुई मॉक ड्रिल। लगातार भूकंप के झटके जिस तरह से महसूस किए जा रहे हैं, उसके चलते आज दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल करवाई गई, जिसमें बाजारों, स्कूलों में 55 जगहों पर यह मॉक ड्रिल हुई। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रमोद जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। प्रमोद, आज गाजियाबाद में भी कई जगहों पर मॉक ड्रिल हुई, क्या कुछ तमाम जानकारी? कई जगह आप जाके यहाँ कई बिल्डिंगों से धुआं उठता दिखाई दिया, तो कहीं लोग छलांग लगाते हुए नजर आए। ऐसे लग रहा था जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। वहीं दमकल विभाग की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वहां मौके पर दौड़ रही। हालांकि यह एक मॉक था गाजियाबाद प्रशासन द्वारा, आपदा प्रबंधन में कोई मॉक ड्रिल चलाया गया था। गाजियाबाद में 5 जगह इस तरह के मॉक ड्रिल चलाए गए थे, जहां पर स्वास्थ्य विभाग, दमकल विभाग, एनडीआरएफ तमाम वो मौके पर मौजूद थी। और जो तमाम लोग थे वो यहाँ पर अचंभे में रह गए, क्योंकि सुबह 9 बजे अचानक से सायरन बजने लगे। कई बिल्डिंगों से धुआं उठने लगे। कई जगह पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सायरन बजाते हुए निकली, तो कहीं पर एम्बुलेंस दौड़ती नहीं रही। जी चलिए प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं दिल्ली समेत 55 जगहों पर, दिल्ली एनसीआर में 55 जगहों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। भूकंप जैसी स्थिति में किस तरह से लोगों को बचाया जाए, उनको इस मॉक ड्रिल के माध्यम से समझाया गया। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।